सरकार क्या है, सरकार के बारे में चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है सरकार क्या है। चैप्टर 3 है छठा क्लास के पोल साइंस, एनसीईआरटी तीसरा चैप्टर है। देश के सुचारू संचालन या शासन चलाने के लिए जो लोग और संस्थाएं, जो लोग मैंने जनता आदमी, जो भी संस्था मैंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायालय, कुछ भी हो सकता है, न्यायालय, संस्थाएं कार्य करती है उसे सरकार कहते हैं। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए या सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए जो लोगों के या संस्थाओं कार्य करती है, जो लोग और इसमें संस्था कार्य करती है उसे सरकार कहते हैं। तो सरकार क्या है? देश के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, देश को संचालन करने के लिए अच्छा से और या शासन चलाने के लिए अच्छा से जो लोगों की या संस्था, जो लोग या संस्था इसमें जो कार्य करती है उसी को कहते हैं सरकार। हर एक देश के विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। हर देश के निर्णय लेना के लिए, विभिन्न प्रकार के निर्णय लेना या काम करना विभिन्न प्रकार का, वो सरकार का ही काम है, ताकि सुचारू रूप से संचालन चल सके, है ना। सरकार के कार्य, तो सरकार का कार्य यही है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। सरकार का काम है देश की सीमा को सुरक्षा करना, देश के जो सीमा है वो सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, यही काम है। और न्यायालय भी एक प्रकार का सरकार का ही अंग माना जाता है। न्यायालय किसका अंग है? न्यायालय सरकार का ही अंग है भाई। सरकार का काम है देश के सीमा की सुरक्षा करना, चाहे वो बिहार की सीमा रहे, पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा रहे, सुरक्षा करना है। दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना है। और न्यायालय भी एक प्रकार का सरकार का ही अंग माना जाता है। चलिए सरकार का कार्य और भी देखते हैं। सार्वजनिक निर्माण कार्य करना, सार्वजनिक मतलब का ऐसा काम करना, सभी का हक में काम होना चाहिए, वो सार्वजनिक होता है। जैसे सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, विद्यालय, पुल, मैदान, धर्मशाला, तालाब। आवश्यक सुविधा भी प्रदान करता सरकार। आवश्यक सुविधा प्रदान करना सरकार का ही काम है, आवश्यक सुविधा प्रदान करना। जैसे बिजली, पानी, परिवहन, संचार, डाक रेल सेवाएं, पेट्रोल पंप। बिजली, पानी, परिवहन, संचार, डाक रेल सेवाएं, पेट्रोल पंप, ये सब क्या है? सरकार का काम है। यही आवश्यक सुविधा प्रदान करता है सरकार। सरकार का और कार्य है कि सामाजिक मुद्दों पर भी कार्य करता है। सामाजिक मुद्दा में कौन कौन? जरूरतमंदों के लिए योजना भी चलाता है, कार्यक्रम चलाता है। जरूरतमंदों के लिए योजना चलाना, कार्यक्रम चलाना, अच्छी शिक्षा देना और स्वास्थ्य प्रदान करना इस सरकार का ही काम है। और तो देश की सीमाओं की सुरक्षा भी करता है। देश की जो सीमा है उस सुरक्षा करता है और दूसरे देश के साथ शांतिपूर्ण संबंध भी बनाता है सरकार। सीमा को भी सुरक्षा करता है और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखता है सरकार। प्राकृतिक विपदा होता है उस समय सहायता करना सरकार के काम है। प्राकृतिक विपदा मतलब भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, उस समय सरकार जनता लोगों को समर्थन करता है, सहायता करता है। वही कह रहा, प्राकृतिक विपदा के समय सहायता करना सरकार का काम है। जैसे प्राकृतिक विपदा का मतलब होता है भूकंप आना, बाढ़ आना, अकाल आना, सुनामी आना, ये प्राकृतिक विपदा है, इसमें सहायता करता सरकार। सभी नागरिकों के हितों में अधिकारों की रक्षा करना, सभी नागरिक के हित में अधिकार, सभी नागरिकों के हित को सुरक्षा करना और अधिकार जो है नागरिकों को उसको भी रक्षा करना। सभी नागरिकों के हित में अधिकारों की रक्षा करना सरकार का काम है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधन का मतलब कि पेड़ पौधा, जंगल को सुरक्षा करना, पर्यावरण को सुरक्षा करना सरकार का काम है। कानून बनाता है सरकार कानून बनाता है और कानून बनाकर उसे लागू भी करना होता है, सरकार का ही काम है। और जो कानून बनाता है उसको मानने के लिए बाध्य भी करता है जनता को, तो कोई कानून बना है इसको मानना पड़ेगा, ऐसा बाध्य करवाता है सरकार और लागू भी करता है सरकार। सरकार का काम है सामाजिक मुद्दों पर कार्य करना। सामाजिक मुद्दा का मतलब कि ये हो गया है ना।
सरकार के स्तर देखता है, स्तर 3 को है। राष्ट्रीय स्तर पर कहेगा तो केंद्र सरकार कहता है, जब भारत सरकार है भारत में। राज्य स्तर पर राज्य सरकार का, राज्य सरकार का। स्थानीय स्तर पर तो लोकल आता है, स्थानीय स्तर पर गांव, शहर, मोहल्ले की सरकार आता है। देखिए सरकार का स्तर है स्थानीय स्तर, राज्य स्तर। स्थानीय स्तर पर पहले इसे से राष्ट्रीय स्तर पर पूरा देश आता है, केंद्र सरकार आता है। राज्य स्तर पर कहेगा तो पूरा राज्य आता है, जैसे हरियाणा, असम पूरा राज्य से आता है। स्थानीय स्तर पर आ जाएगा अधिक आपके गांव, शहर, मोहल्ला, टोला सब आता है। तेलंगाना 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना, 29वां राज्य बना था। आंध्र प्रदेश से कट के बनल था। तेलंगाना का बनल था, तेलंगाना 2 जून 2014 को राज्य बना, 2 जून को बना। आंध्र प्रदेश से कट के बना, 29वां राज्य था। आंध्र प्रदेश की राजधानी है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ से कट के बनल तेलंगाना, 2 जून 2014 को 29वां राज्य बनल था। 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित राज्य बना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख 31 अक्टूबर को बनल था। ये देखिए 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों राज्य बनल था 31 अक्टूबर 2019 को। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था दोनों को। तो नक्शा तो देखते जा रहे हैं हम लोग। सरकार और कानून देखते हैं, सरकार कानून। लोकतंत्र में कहा था ना है सरकार और कानून। सरकार कानून बनाता है, वो कानून का निर्माण की ताकत होता है सरकार के पास। कानून का निर्माण करने की प्रक्रिया किसके पास ताकत है? तो कोई भी कानून बनाएगा सरकार, वही कानून सभी लोगों के लिए लागू करवाता है सरकार, है ना। कानून बनाता है सरकार और सभी लोगों के लिए लागू करवाना सरकार का है। कानूनों को मानने के लिए लोगों की बात करने की ताकत है। वो लागू करवाता है और कहता है कोई भी कानून बना है, लोगों को कहता है तुमको मानना जरूरी है, बाध्य करवाने की ताकत करता है। कानूनों को मानने के लिए लोगों को बाध्य करने की ताकत है। कानूनों के पालन में लापरवाही हो तो न्यायालय के शरण जा सकते हैं। कोई कानून बन गया, लगता है कि सरकार कोई गलत काम कर रहा है, कानून का पालन नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है सरकार कानून में, तो अब न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या कहते हैं? कानून का निर्माण करने की ताकत है, सभी लोगों के लागू करवाना है वही कानून। कानून मानने के लिए लोगों को बाध्य करने की ताकत भी है। कानून के पालन में लापरवाही हो तो न्यायालय के शरण में जा सकता है। ऐसा है सरकार काम करता है। वही डिटेल्स यहाँ पर है। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। देश में जो भी लोग रहते हैं उसको, उस कानून को जो बनता है सरकार द्वारा, उस कानून को मानना पड़ता है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम करती है। हाँ, यही तरीका है जो सरकार कानून बनाती है और लोगों को मानने के लिए बात करता है ना। जैसे बाल मजदूर के लिए कानून बनाना सरकार काम है, और लोग बाल मजदूर के लिए कानून बनाना सरकार काम है, और लोग मानता भी है कि बाल मजदूरी नहीं करवाना है। सड़क दुर्घटना रोकने के लिए कानून बनाना ताकि सभी लोग लाइसेंस बना लेकर चलें। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कानून बनाना, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कानून बनाना हो गया। कानूनों के पालन के लिए करवाने में अगर सरकार द्वारा लापरवाही की जाती है तो जनता द्वारा न्यायालय की शरण ली जाती है। उसी को डिटेल है पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे धर्म जाति के भेदभाव पर सरकारी पद पर न लेना। जैसे अगर सरकार कानून का पालन नहीं कर रहा है, कानून के पालन करने और करवाने में अगर सरकार द्वारा लापरवाही की जाती है तो जनता द्वारा न्यायालय की शरण जा सकता है कि देखिए कानून का लापरवाही कर रहा है सरकार। जैसे धर्म जाति के भेदभाव पर सरकार पद पर कोई वैकेंसी नहीं ले रहा है, आप कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो आप सरकार जा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए ऐसे हो रहा है। सरकारी सेवाओं के उपयोग से वंचित रखना। सरकारी सेवा का मतलब कि ऐसे कर्मचारी बिहार से रेलवे कुछ भी हो जाए, उसे वंचित रख रहे तो आप जा सकते हैं न्यायालय। सरकार के प्रकार। राजतंत्र और लोकतंत्र होता है। राजतंत्र में राजा रानी के शासन चलता है। यही राजा रानी का सलाहकारों का छोटा समूह होता है। यही राजा रानी के वंश पर चलता है राजतंत्र। सलाहकारों का छोटा सा समूह होता है राजतंत्र। राजा रानी के सलाहकारों का छोटा समूह होता है। लोकतंत्र जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता के प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, वही शासन करते हैं। यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। लोकतंत्र लोग का ही सरकारों का यह शक्ति देता है। लोग जो है जनता लोग सरकारों को
शक्ति देता है शासन करने के लिए। ऐसा चुनाव के माध्यम से अपनी पसंद के नेता को चुनते हैं, पसंद के नेता को वोट दे करके चुनते हैं, वही शासन करते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपना निर्णय और उठाए गए कदम का आधार बताना होता है एवं सफाई भी बताना पड़ता है। लोकतंत्र में सरकार को अपना निर्णय जो लिया है उसका उठाए गए जो कदम सरकार उठाता है उसका आधार बताना भी पड़ता है और सफाई भी बताना पड़ता है नेता को कि हम ऐसे कहें वोट देने के लिए बोले थे, नाली गली बनाने के लिए कहे थे, कहे नहीं बना। राजतंत्री सरकार, राजा रानी के पास निर्णय और सरकार चलाने की शक्ति होता है, राजा रानी के पास होता है। राजतंत्र के पास एक छोटा सा समूह होता है जिससे विभिन्न मुद्दा पर चर्चा करता है, वही राजा रानी जो निर्णय चलाने की शक्ति होती है। इसी का एक समूह होता है, छोटा सा मुद्दा चलाने के लिए समूह बना जाता है। लोकतांत्रिक सरकार में भारत एक लोकतांत्रिक सरकार है, तो वही देखें हम लोग अभी राजतंत्र लोकतंत्र। राजा रानी, राजतंत्र में राजा रानी के पास निर्णय लेने के लिए सरकार चलाने की शक्ति होती है, वही राजा रानी के एक छोटा सा सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती है। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि के द्वारा शासन होता है। दोनों सरकारों में अंतर बताना। राजतंत्र लोकतंत्र में अंतर क्या है? राजतंत्र एक तरफ लिख देते हैं, एक तरफ लोकतंत्र है। राजतंत्रिक सरकार में राजा या रानी के पास शासन चलाने की बागडोर होती है, सही बात है। जबकि चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन होता है। किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन होता है और जनता ही सरकार को शक्ति देता है। सरकार को शक्ति कौन देता है? जनता देता है। वही सरकार का चुनाव जनता द्वारा होता है। पढ़ देना। सलाहकारों का समूह होता है। राजा रानी में सलाहकार देने वाला का समूह होता है जिसे राजा द्वारा चुना जाता है। जो सलाहकार का जो समूह बनता है उसके द्वारा चुना जाता है, राजा द्वारा चुना जाता है। यही राजा द्वारा चुनता है सलाहकार। यही सलाहकार राजा को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बात करता है। जबकि लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सरकार रह करके शासन किया जाता है। इसमें क्या होता है? जनता के प्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं वोट के द्वारा, है ना, जैसे राजा राव चुना करके उन्हीं के द्वारा प्रतिनिधि के द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में रह करके शासन किया जाता है। जैसे राजा राम चुनाव जीत कर आए तो कार्यपालिका में और व्यवस्थापिका में रह करके काम करेगा। राजतंत्र में अंतिम निर्णय राज दरबार में किया जाता है। पूछेगा राजतंत्र में अंतिम निर्णय किसके पास? राज दरबार में अंतिम निर्णय होता है और राजा और रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते हैं, न ही कोई सफाई देनी पड़ती है। कारण अंतिम निर्णय राज दरबार में किया जाता है और उसमें राजा और जो रानी जो निर्णय लेते हैं उसको उन निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ता है कि राजा रानी गलत लिया कि सही किया। ऐसा राजा रानी अपने आप को जिम्मेदारी भी नहीं लेता और न ही कोई सफाई देनी पड़ती है। जबकि लोकतंत्र में चुनी गई जो सरकार है, सरकार को अपने निर्णय बताने पड़ता है, जो कदम उठाया है उठाए गए कदम का भी आधार बताना पड़ता होता है और सफाई देनी पड़ती है कि हम नली गली बनाए कि नहीं बनाए से। अब चलते हैं लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक सरकार है भाई, लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के बारे में चर्चा है। इसमें लोगों का ही शासन होता है। किसके? लोगों में जनता का शासन होता है, प्रतिनिधि के द्वारा शासन होता है, इसलिए जनता को यानी लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार है। क्या मूलभूत विचार है? मूलभूत मतलब होता है कि पुराना विचार शुरू से बना लग रहा है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बन करके खुद ही शासन करें। ऐसा मूलभूत विचार है लोकतंत्र में। क्या मूलभूत विचार है भाई? कि लोग नियम को बनाए और बना करके उसमें भागीदारी बन करके खुद ही जनता लोग शासन करें। किसके द्वारा? प्रतिनिधि के द्वारा शासन करता है। लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लोग नियम को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करते हैं, प्रतिनिधि के द्वारा शासन करते हैं, इसलिए लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है? लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, एकदम सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनावी द्वारा प्रतिनिधि को चुनते हैं वोट दे करके जनता लोग। यही प्रतिनिधि मिलकर के आगे एक कारागार से तो ओबरा विधानसभा से औरंगाबाद जिला से अलग अलग प्रतिनिधि मिल करके जनता के लिए निर्णय लेते हैं कि कौन सा जनता को क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। यही है, वही लोकतांत्रिक सरकार में एक बार फिर से देखते हैं।
लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र देश है, सही बात है। भारत के साथ साथ संसार के बहुत सारे देशों में भी लोकतंत्र पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है भाई। लोकतंत्र पाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी गई है संसार में। लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। किसका शासन? लोगों का ही शासन होता है, किसी का शासन नहीं होता है। लोग माने जनता का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग जो है लोग नियम को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। लोकतंत्र में मूलभूत विचार भी देखें, क्या देखें? लोग नियम को बनाने में भागीदारी बनते हैं, भागीदारी बन करके खुद ही नियम का शासन करते हैं। वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र? क्योंकि जनता लोग प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाते हैं, करते हैं। ऐसा लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा लोकतंत्र जिसमें लोग, जनता लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। किसके द्वारा? चुनावी प्रक्रिया द्वारा। ये प्रतिनिधि सभी चुनाव जीत करके, सभी प्रतिनिधि औरंगाबाद, दाऊदनगर, कोबरा के मिल करके प्रतिनिधि चुनाव जीत करके और मिल करके सरकार चलाते हैं और जनता के हक में निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपना आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक वो देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। सभी वयस्क नागरिकों को वोट अधिकार दे दिया तो समझिए को लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगा। लोकतांत्रिक में वयस्क वोट देते हैं 18 वर्ष या उससे ऊपर उम्र। वही का सरकार को लोकतांत्रिक तब तक नहीं कहा जाता है जब तक कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न हो। दे दिया वयस्क वोट अधिकार तो वो लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगा। वोट देने के अधिकार और संघर्ष के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। वोट देने का अधिकार होना चाहिए और संघर्ष कैसे, उसके बारे में देखते हैं। कैसे संघर्ष हुआ वोट देने के लिए? प्रारंभ में लोकतांत्रिक सरकारें औरतों को शुरू शुरू की बात हो रहा है। प्रारंभ में लोकतांत्रिक सरकार जितना था, शुरू लोकतांत्रिक सरकार की बात हो रहा है, ठीक ना। औरत को गरीब हो और अशिक्षित हो उसको चुनाव में भाग नहीं लेने देते थे। औरत को, गरीब को और अशिक्षित को चुनाव में भाग नहीं लिया जाता था। केवल पढ़े लिखे और संपत्ति वाले जब व्यक्ति होते तो वही वोट देते थे। जैसे फ्रांस में देख लीजिए। ऐसे में देश गिने चुने लोगों के निर्णय पर चलता था। गिने चुने, ऐसे में जाहिर सी बात है संपत्ति वाला और पढ़े लिखे वाला जो चुनाव में भाग लेगा तो जाहिर सी बात है गिने चुने लोगों के निर्णय पर ही देश चलता होगा। भारत में आज़ादी से पहले की बात है, मतदान के अधिकार को प्राप्त करने के लिए जनता ने संघर्ष किया। भारत में जनता ने संघर्ष किया था वोट देने के लिए आज़ादी से पहले ही। वही बोल रहा, भारत में आज़ादी से पूर्व मतदान देने का अधिकार को प्राप्त करने के लिए जनता ने संघर्ष किया था। तो हाँ, किया था। आज़ादी से पहले ही संघर्ष किया था ताकि भारत की जनता को भी वोट देने का अधिकार मिल जाए। गांधी जी समेत कई नेता लोग अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया था जो जोर शोर से मांग उठाई गई थी। यंग इंडिया पत्रिका एक बुक है, यंग नाम है बुढ़वा है, यंग इंडिया पुस्तिका लिखा था 1931 में लिखा था। 1931 में एक समझौता होता, देख लीजिएगा, गांधी समझौता देख लीजिएगा। गांधी द्वारा कथन है कि मैं यह विचार नहीं सह सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है केवल वही व्यक्ति वोट दे सकता है। हम यह विचार नहीं सहेंगे। लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, माने चरित्र अच्छा है, पर संपत्ति और शिक्षा नहीं है तो पर वह वोट नहीं दे सकता, तो हम यह विचार नहीं सहेंगे। जो दिन भर पसीना बहा करके ईमानदारी से काम करता है और वह वोट नहीं दे सकता, ये गलत बात है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया कि वोट देने का अधिकार नहीं है। यही बात बोलते यंग इंडिया पुस्तिका 1931 में गांधी जी द्वारा। वही का 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी कहा क्या, मैं यह विचार नहीं सह सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट देगा, और लेकिन आदमी के पास, जिसके पास चरित्र है, इंसान है, पर संपत्ति शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं देगा, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहा करके ईमानदारी से काम करता है और वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने से गुनाह कर दिया कि वोट नहीं देगा। यंग इंडिया पुस्तिका 1931 में महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया। अन्य देश में महिला वोट देने का, महिला मताधिकार देखते, महिला मताधिकार में आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के समय संघर्ष करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 18, उसी के समय संघर्ष करना पड़ा महिला मताधिकार आंदोलन में। इसमें
इंग्लैंड में इसे अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। महिला मताधिकार आंदोलन जो था इंग्लिश में महिला मताधिकार आंदोलन हुआ था, तो हाँ, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसे अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज मूवमेंट का अर्थ होता ही है वोट देने का अधिकार। सफरेज मूवमेंट का अर्थ क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है। अन्य देश में मतदानों के अधिकार के लिए लड़ाई। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति के लोगों के साथ नहीं बटी है। संसार में दिखेगा कहीं भी सरकार जो है स्वेच्छा से अपने आप से अपनी शक्ति से लोगों के साथ नहीं बटी है कि हम लोगों में बढ़ जाते हैं अपनी शक्ति से, स्वेच्छा से नहीं सब बटा, उसके लिए लड़ाई लड़ना ही पड़ा है। पूरे यूरोप हो या अमेरिका में महिलाओं को, गरीबों को सरकारों के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना ही पड़ा। चाहे महिला हो या गरीब हो, सरकार के कार्य में भाग लेने के लिए लड़ाई लड़ना ही पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ ली। महिला लोग आंदोलन किए थे प्रथम विश्व युद्ध के समय। इस आंदोलन को देख महिला है ना वोट देने के लिए लड़ाई किए थे महिला लोग। इस आंदोलन को प्रथम विश्व युद्ध के आंदोलन के समय महिला मताधिकार आंदोलन जो चल था, इसी को कहते हैं महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। महिला मताधिकार आंदोलन जो प्रथम विश्व युद्ध के समय चल था, अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता ही है वोट देने का अधिकार। महिला मताधिकार आंदोलन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज मूवमेंट का अर्थ होता है, इसमें सफरेज जो लगा है सफरेज का अर्थ होता है, सफरेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार, है ना। महिला मताधिकार आंदोलन सफरेज मूवमेंट कहते हैं, वोट देने का अधिकार कहते हैं इंग्लिश में सफरेज मूवमेंट, और इसका अर्थ होता है हिंदी में वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों में काम किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिला जेल भी गई थी, ठीक ना, और भूख हड़ताल भी पर बैठी थी महिला लोग। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। अमेरिका में पूछेगा औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद 20 में मिला। अमेरिका में 8 वर्ष बाद 1928 में इंग्लैंड में अंग्रेज में मिला। ही वैसे अमेरिका में महिला का वोट देने का अधिकार 1920 मिला, अब 20 मिला। अमेरिका में 8 दिन बाद 28 मिला था। इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार महिला को 8 वर्ष बाद इंग्लैंड में मिला।